नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के अभ्यास हेतु राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। आगामी होने वाली परीक्षा के लिए यह आपके अभ्यास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो गया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? प्रावधान दिए हैं अनुच्छेद 243 जे, बी में है अनुच्छेद 243 के, सी है अनुच्छेद 243 एल तथा डी है अनुच्छेद 243 एम। इसका उत्तर आप भलीभांति जानते हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के तहत भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन करवाए जाते हैं। भारत में ये निर्वाचन जो राज्य निर्वाचन आयोग है इन चुनावों को करवाता है। निर्वाचन आयोग राज्य में निर्वाचन नामावली का निर्माण करता है, चुनाव पर नियंत्रण करता है और पंचायतों के चुनाव करवाता है। आगे प्रश्न हम देखेंगे, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आपको बताना है यूनेस्को की स्थापना का वर्ष 1945, 1950, 1947 तथा 1948। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945। आप सभी जानते हैं 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी, लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ 1946 से प्रारंभ किया था। तो कभी कभी अगर 46 ऑप्शन आता है तो आप 46 लगा सकते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का एक घटकीय निकाय है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहता है? यानी पंचायतों को किस प्रकार का अधिकार देना चाह रहा है? इसमें दिया है ए संवैधानिक दर्जा, बी वित्तीय स्वायत्तता, सी ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण तथा डी विकेंद्रीकृत नियोजन। इसमें कूट दिए हैं ए बी सी, बी में है ए बी डी, सी है बी सी डी तथा डी है ए बी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत आएगा ए बी और सी। ए बी और सी में जो संविधान का 73वां संशोधन है वो पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा देता है, इन्हें वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है तथा ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण भी देता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकथन सही हैं? जो कंप्लीट सही अभिकथन है वो आपको बताना है। ए है न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, तथा बी है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, सी है हैसियत यानी स्टेटस, चरित्र और अवसरों की समानता, डी है व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान का आश्वासन देते हुए भाईचारा। विकल्प दिए हैं ए और सी, बी ए और डी, सी और डी तथा डी ए और बी। तो आपको बताना है एग्जैक्ट कौन से दो बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षमा चाहेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के तहत ए और बी सही है। ए में है न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है, साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता इसमें दी जा रही है। सी ऑप्शन को अगर गौर करें तो इसमें स्टेटस और चरित्र के बारे में बात की है, ये इसमें वर्णित नहीं है। और डी की अगर बात करें तो सम्मान का आश्वासन, ये जो शब्द है यह भी इसमें नहीं है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है एल डी वाइट, बी है एच साइमन, सी है डी बाल्डो तथा डी है पिपनर और प्रेस्थस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी बाल्डो। लोक प्रशासन को राज्यों के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में डी बाल्डो यानी ड्वाइट बाल्डो ने परिभाषित किया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान हैं जिसने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किए हैं। जैसे लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विद्वानों में वुड्रो विल्सन, लैंडिन, उर्विक, ग्रिफिथ, बियर्ड और विलोबी आते हैं। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन को केवल कला मानने वाले विचारक में आर्डवे टीड, ग्लेडन और डॉक्टर MP शर्मा जैसे विद्वान आते हैं। और लोक प्रशासन को कला और विज्ञान दोनों मानने वाले विचारक में चार्ल्स वर्थ शामिल है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? तो इसमें EV रामास्वामी नायकर पेरियार के विषय में बात की गई है। इसमें ऑप्शन दिए हैं ए आत्मसम्मान आंदोलन ने, बी काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने, सी द्रविड़ राष्ट्रीय आंदोलन ने और डी समाज में भेदभाव के कारण। तो कौन सी ऐसी घटना है जिसने EV रामास्वामी नायकर पेरियार को नास्तिक बनाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने। इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। EV रामास्वामी नायकर पेरियार अपनी काशी
यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ पे उन्होंने दर्शन किया और उन्होंने पाया कि इतना पवित्र स्थल होने के बाद भी वहाँ आसपास के लोग केवल भीख ही मांग रहे हैं और शवों को तैराने जैसी वहाँ पे कई अनैतिक गतिविधियाँ उन्होंने देखी। तो इन सभी के कारण ईश्वर से उनका विश्वास उठ गया और उन्होंने नास्तिकता को ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त आत्मसम्मान आंदोलन के रूप में के जनक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। साथ ही उन्होंने द्रविड़ राष्ट्रीय आंदोलन भी चलाया था और द्रविड़ क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य की मांग उन्होंने की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक जस्टिस पार्टी नामक पार्टी बनाई थी जो बाद में द्रविड़ कड़गम के नाम से प्रसिद्ध हुई। और पेरियार के विषय में एक विशेष बात आपको जानना जरूरी है, इन्हें एशिया का सुकरात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आकृति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक यानी एल्गरी ऑफ केव्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विद्वानों के नाम है ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी मैकियावेली, डी हॉब्स। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। आकृति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भौतिक दुनिया यानी रूपों जितनी वास्तविकता या सत्य नहीं है के विषय में बात की गई है। इसमें बताया गया कि सभी चीज़ों के गैर भौतिक, कालातीत, पूर्ण और अपरिवर्तनीय सार हैं, जिसमें से भौतिक दुनिया में वस्तुएं और पदार्थ केवल नकल है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। और गुफाओं के रूपक के रूप में जिसे एल्गरी ऑफ केव्स कहा जाता है, इसके विषय में इन्होंने प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में विस्तार से चर्चा की है। इसमें शिक्षा के प्रभाव और हमारे स्वभाव पर इसकी जो कमी है यानी शिक्षा का असर जो हमारे स्वभाव पर नहीं पड़ पाता उसके विषय में एक तुलना की है और इसे गुफाओं के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन से कथन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में सही हैं? तो कौन सा कथन सही है कल्याणकारी राज्य के विषय में देखना है। ए, यह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। बी, यह एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच में समझौता है। सी, कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मानवोचित एवं प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। तथा डी, कल्याणकारी राज्य निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों को हटाए बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है। इसमें विकल्प दिए हैं ए, बी और सी, बी में है बी, सी और डी, सी में है ए, बी, सी और डी तथा डी है ए, बी और डी। इसमें कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में ए, बी और सी, डी यानी सभी विकल्प इसमें सही हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अवसर की समानता, धन संपत्ति के समान वितरण तथा जो लोग अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को जुटा पाने में असमर्थ है उनकी सहायता करना जैसे सिद्धांतों पर आधारित होता है। टी.एच. मार्शल ने आधुनिक कल्याणकारी राज्य को लोकतंत्र, कल्याण और पूंजीवाद के विशिष्ट संयोजन के रूप में वर्णित किया है। तो अगर हम गौर करें तो ये समस्त बातें कल्याणकारी राज्य में शामिल होती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके आधार पर मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं? तो इनके मूल्यांकन अध्ययन करने का आधार देखना है। ए, स्वयं की पहल पर, बी, वित्तीय समिति के अनुरोध पर, सी, व्यवस्थापिका के निर्देश पर, डी, मंत्रालय के संगठन व विधि विभाग यानी मैथडम डिवीजन के अनुरोध पर। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है। ए, बी, सी और डी, बी में है ए, बी और डी, सी है बी, सी और डी तथा डी है ए, बी और सी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के तहत ए, बी और सी विकल्प सही है। यानी ए में स्वयं की पहल पर यानी खुद ही निर्णय लेते हुए मूल्यांकन का अध्ययन कर सकते हैं, बी में वित्तीय समिति के अनुरोध पर भी कर सकते हैं और सी में व्यवस्थापिका के निर्देश पर कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसके विषय में आप जानकारी रखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको राइटर का नाम बताना है। ए, लुसियन पाई, बी, जी.ए. आलमंड, सी, अर्नेस्ट बार्कर तथा डी, एस.पी. हटिंगटन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एस.पी. हटिंगटन। सैमुअल पी हटिंगटन द्वारा लिखी गई किताब का नाम है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। इसके अतिरिक्त और भी उन्होंने बुक लिखी हैं, द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन जिसे आप याद रखें, और वेब्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, यह किताब भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक का नाम बताएं।
तो संपादक का नाम बताना है। जेम्स चार्ल्सवर्थ, फ्रैंक मारिन, WF विलोबी, फ्रैंक जे गुडनाउ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक मारिनी। टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक लिखी थी फ्रैंक मारिनी ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? तो आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो, डी बेंथम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में रूसो है। प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच विभेद रूसो ने किया था। रूसो प्रकृति और परंपरागत असमानता के मध्य विभेद करते हैं और परंपरागत असमानता को समाप्त करने के लिए तथा वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए समझौता प्रस्तुत करते हैं। असमानता की चर्चा रूसो ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ द इनइक्वालिटी अमंग मैन, जो कि 1754 में पब्लिश हुई थी, में वर्णन किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही है? तो आपको कथन दिए हैं, ए इसका उद्देश्य प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ऑप्शन नंबर बी, यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त निदान एवं मुफ्त आपात स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तावित करता है। सी 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता दर को कम कर 2.1 पर लाना है। तथा डी 2020 तक 5 वर्ष से 23 वर्ष के आयु के बीच वाले बच्चों की मृत्यु दर को कम करना है। इसमें कूट दिए हैं, ऑप्शन ए में ए, बी और सी, ऑप्शन बी में ए, बी, सी और डी, ऑप्शन सी है ए और बी तथा ऑप्शन डी है सी और डी। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आ जाएगा ए, बी और सी, ये सही है। यानी इसका उद्देश्य प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त निदान एवं मुफ्त आपात स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तावित करता है। तथा सी ऑप्शन में आ जाएगा 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता को कम कर 2.1 पर लाना है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, तो ये सन जो है, ये सन भी आप याद रखेंगे, 2017 में ये आई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है इनको पढ़ते हुए। अभिकथन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका तर्क दिया है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। ए में दिया है, यहाँ पे दोस्तों ए, बी, सी नहीं लिखा है, ए में है ए और बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या है, तथा दूसरा है ए और बी दोनों सही हैं लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं है, तथा ए सही है लेकिन बी गलत है, और अंतिम है ए गलत है और बी सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत आएगा, अभिकथन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, सही है, तथा तर्क इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, ये भी सही है और यह इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की थी? आपको विद्वानों के नाम दिए हैं, ए MN श्रीनिवास, बी MS गोवलकर, सी SP मुखर्जी, डी एंद्रे बेते। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द की रचना की थी। संस्कृतिकरण शब्द की रचना करने वाले जो राइटर हैं MN श्रीनिवास हैं। इनकी कुछ किताबों के विषय में बात कर लेते हैं। इन्होंने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, जो कि 1962 में पब्लिश हुई थी, लिखा है। एक अन्य किताब है इनकी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जो 1966 में आई थी, और मॉडर्नाइज्ड कास्ट करके एक 1987 में भी किताब पब्लिश की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन विकास के अधिकार के संबंध में सही हैं? तो कथन दिए हैं, ए विकास के अधिकार की घोषणा पत्र को 1986 में साधारण सभा में अंगीकार किया गया था, बी यह अनंत संक्राम में मानव अधिकार है, सी इसे 1991 वीना घोषणा एवं कार्य योजना में कोई जगह नहीं मिली थी, डी वर्ष 1990 में मानव अधिकारों के आयोग ने इसके कार्यक्रम की निगरानी हेतु एक कार्य समूह की स्थापना की। सही विकल्प आपको चुनना है, ए और बी, बी में बी और सी में सी और डी तथा डी में ए और डी दिया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ए और बी सही है।
अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको गलत कथन खोजना है। आपको कथन दिए हैं, ए राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, बी राज्य एक कानूनी अवधारणा है, सी राष्ट्रवाद राष्ट्र के लिए योगदान है, तथा डी राष्ट्र और राज्य समानार्थी शब्द हैं। तो इसमें राष्ट्र, राज्य, राष्ट्रवाद इनके विषय में जानकारी दी है। इसमें कौन सा गलत है आपको खोजना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र और राज्य समानार्थी हैं, शब्द हैं, ये ऑप्शन गलत है। इसके अलावा राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, सत्य है। राज्य एक कानूनी अवधारणा, ये भी सत्य है। और राष्ट्रवाद राष्ट्र के लिए योगदान है, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। आपको यहाँ पे जो घटनाएं हैं वो दी हैं, ए जलियांवाला बाग नरसंहार, बी हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण, सी चौरा चौरी कांड, तथा डी स्वराज पार्टी की स्थापना। इसमें विकल्प दिए हैं, ए में ए बी सी और डी यानी लगातार, बी में है डी सी बी और ए, सी है ए बी डी और सी, तथा डी विकल्प में दिया है डी बी ए और सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी यानी लगातार। सर्वप्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सभी जानते हैं। इसके बाद में हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण हुआ था जो 1920 में आई थी। और चौरा चौरी जो कांड है इसकी भी डेट आपको पता है 5 फरवरी 1922 को, और स्वराज पार्टी की स्थापना जो 9 जनवरी 1923 को हुई थी। तो ये लगातार ए बी सी डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है। आपको दिया है ऑप्शन ए में कार्यक्रम रणनीति मूल्यांकन, कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन, परियोजना की निगरानी और लागत लाभ विश्लेषण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन नीति मूल्यांकन और उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विद डिग्निटी का गठन किया था। तो आपको ऑप्शन दिए हैं विद्वानों के नाम के रूप में, ए जयप्रकाश नारायण, बी मीनू मसानी, सी कृष्ण अय्यर और डी मेधा पाटकर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीनू मसानी। मीनू मसानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनेता थे, एक पत्रकार और लेखक, और बाद में सांसद भी बने थे। सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी का गठन इन्होंने 1981 में किया था। यह सोसाइटी गरिमापूर्ण स्वैच्छिक एनेस्थेसिया यानी मृत्यु की बात करती है, अर्थात गरिमापूर्ण मृत्यु की बात करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गांधी जी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों संस्थानों को कालक्रमानुसार लगाएं। ए फिनिक्स सेटलमेंट, बी कोचराव आश्रम, सी सेवाग्राम आश्रम, डी टॉलस्टॉय फार्म। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में है ए बी सी डी, बी में है ए फिर डी फिर बी फिर सी में है पहले डी फिर सी फिर बी फिर ए, तथा डी में है ए सी डी और बी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के तहत आएगा सबसे पहले फिनिक्स सेटलमेंट जो 1904 में आया था, फिर टॉलस्टॉय फार्म आएगा जो आया था 1910 में, उसके बाद में आया था कोचराव आश्रम जो 1915 में स्थापित किया गया था, और अंत में आया था सेवाग्राम आश्रम जो 1936 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है। ए बेगमपुरा, बी भक्ति, सी पंचवाणी, डी लैंगिक समानता। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेगमपुरा कबीर से संबंधित नहीं है, बल्कि भक्ति, पंचवाणी और लैंगिक समानता ये समस्त बातें जो हैं वो कबीरदास से संबंधित है। अब बेगमपुरा शब्द के विषय में बात कर लेते हैं। बेगमपुरा रैदास से संबंधित है। इन्होंने एक राज्य विहीन काल्पनिक समाज की आलोचना की जिसे बेगमपुरा का नाम दिया गया था, और उसके बारे में बताया था कि वहाँ गरीबी, जाति व्यवस्था, कर प्रणाली का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नवलोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों प्रैक्टिसेस को अंगीकार करना, बी संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र, सी निष्पादन लक्ष्य, डी सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकार करना। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए में दिया है ए और बी में दिया बी सी और डी, और डी में है सी और डी।
तो आपको बताना है 9 लोक प्रशासन प्रबंधन में कौन से विषय शामिल नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी। 9 लोक प्रबंधन या लोक प्रशासन व निजी प्रशासन की कमियों से बनने के लिए मध्यम मार्ग है जिसमें दोनों की सकारात्मक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। अतः इसमें निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों या प्रैक्टिसेस को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र तथा निष्पादन लक्ष्य या पीपीपी मॉडल या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है, ये शामिल होता है। तो ये तीनों ही विषय इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योजना के रूप में परिभाषित किया है। विद्वानों के नाम है ए, कूर्ज और ओडोनेल, बी, चेस्टर बर्नार्ड, सी, एमपी फॉलेट और डी, पीटर ड्रकर। तो आपको बताना है किसने नेतृत्व को कहा था अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूर्ज और डोनेल। कूर्ज और डोनेल ने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरी बोस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक है। तो आपको बताना है मेरी बोस्टोनक्राफ्ट ने जो किताब लिखी थी उसका पूर्ण शीर्षक क्या है। ऑप्शन ए में है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ऑप्शन बी है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर्ड ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। सी में है रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और डी में है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी बोस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक होगा अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर्ड ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है। तो कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है आपको देखना है। ऑप्शन ए रॉबर्ट नॉजिक, बी मिल्टन फ्रीडमैन, सी रॉबर्ट डहेल और डी F.A. हाइक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में रॉबर्ट डहेल स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक नहीं है। रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन और F.A. हाइक स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक हैं और वे विचारक राज्य के अत्यधिक कार्यक्षेत्र के विरोधी हैं व सीमित राज्य के समर्थक हैं। रॉबर्ट डहेल एक लोकतंत्र, बहुलवादी व सार्वभौमिक लोकतंत्र के समर्थक हैं और वे स्वेच्छातंत्रवाद का विरोध करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक कौन है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है अर्नेस्ट गेलनर, बी है मिल्टन फ्रीडमैन, सी है J.S. कॉलमैन तथा डी है रजनी कोठारी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट गेलनर। नेशन एंड नेशनलिज्म जो 1983 में पुस्तक आई थी और इसमें राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण व्याख्या इन्होंने की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था और एजेंसी बना था, ये आपको बताना है। ए 1945, बी 1946, सी 1947 तथा डी 1948। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 1946। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना मजदूरों व श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए की गई थी और 1969 में इसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो 1946 में बना था और इसमें शामिल हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नीचे दिए दो अभिकथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन आपको करना है। अभिकथन ए, अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया लेकिन यह आकस्मिक थी। इसका तर्क दिया है, मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था। आपको यहाँ विकल्प दिए हैं। ए में है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है तथा डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दोनों कथन सही हैं, कथन और तर्क दोनों सही हैं। अभिकथन में है अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया लेकिन यह आकस्मिक थी, सत्य है। मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था, यह भी सत्य है लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में 2023 में शामिल भारतीय धरोहर स्थल है। तो आपको भारतीय धरोहर स्थल जो यूनेस्को में शामिल हुए हैं 2023 में, उनके विषय में बात करनी है। ऑप्शन ए में दिया है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, बी है होयसल मंदिर समूह जो कि कर्नाटक, सी है धोलावीरा गुजरात और डी है रामप्पा मंदिर तेलंगाना। तो इन चारों में से कौन से हुए हैं आपको ये बताना है। इसमें सही विकल्प खोजना है। ए में है ए और बी में है सी और डी, तथा सी में है ए और सी, तथा डी में है बी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा शांति निकेतन, ये जो पश्चिम बंगाल में आता है, और बी विकल्प है होयसल मंदिर समूह, ये कर्नाटक में आता है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। वर्तमान में इसमें लगभग 195 सदस्य देश एवं 8 सहयोगी सदस्य देश शामिल हैं। इसके वर्तमान महानिदेशक का नाम याद रखें, ऑन्द्रे अजोले, और इसका उद्देश्य है शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना। तो दोस्तों एक जानकारी और है, ये दोनों के शामिल होने के बाद में भारत में जो यूनेस्को में शामिल धरोहर स्थल हैं उनकी संख्या वर्तमान में यानी 2023 के एंड तक 42 हो चुकी है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला के लिए हमारे साथ लगातार बने रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।